आई थिंक इसी लाइन से अपना कॉनिक सेक्शन भी स्टार्ट होता है ना, कि सर ये पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड बाय पॉइंट टू लाइन, द रेशियो इज कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, एंड इसेंट्रिसिटी इन दिस केस इज 3/2 व्हिच इज फाइन। हाइपरबोला के लिए 1 से बड़ा होता है, सब बढ़िया चल रहा है। जैसे ही होमोजेनाइज करते हैं आपको पता होगा कि ये जो है OA और OB की कंबाइंड इक्वेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ OA एंड OB आर परपेंडिकुलर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना होना चाहिए? 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, ये अपन जो है कितना कर दें? 0। तो हाय, दिस इज सुदर्शन विरागी और मैथ्स टीचर, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस फॉर जेईई मेन जो कर रहे थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और आज जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, f of x दे रखा है x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, g इज इनवर्स ऑफ f of x, देन द एरिया बाउंडेड बाय g of x, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 6। ठीक है, देखो इसमें पूछा है एरिया बाउंडेड बाय इनवर्स, है ना, तो एक काम करते हैं, अपने को किस किस से एरिया बाउंडेड बताना है, कौन कौन से कर्व से, वो एक बार अपन लिख देते हैं। तो अपने को सबसे पहले g of x से बनने वाला एरिया, तो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, एक तो कर्व ये हो गया। फिर बताना है x एक्सिस हो गया भाई। ठीक है, अच्छा ऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 6। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 ये अपन ने लिख दिया। ठीक है, x इक्वल टू 6, इनसे बनने वाला एरिया बाउंडेड बताना है। अगर आपको पता हो तो एरिया में एक फंडा चलता है कि आपको अगर इनवर्स से एरिया बाउंडेड बताना है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के बोर्ड दोनों सिमेट्रिक होते हैं, तो अपन जो है इनवर्स के द्वारा एरिया बाउंडेड जो है, वो जो पूरी एक्सप्रेशन है उसमें अगर x की जगह y कर दें तो उससे भी एरिया बाउंडेड बराबर ही आता है ना। बेसिकली ऐसा कुछ फंडा होता है कि इनवर्स का एरिया विद x एक्सिस एंड फंक्शन का एरिया विद y एक्सिस इक्विवेलेंट लिमिट्स में सेम रहता है। तो मैंने क्या किया, इसमें जहां जहां पर x आ रहा है वहां वहां पर क्या कर दिया अपन ने? y कर दिया। तो यहाँ से लिखना चालू करते हैं। x एक्सिस की जगह अपने पास क्या हो जाएगा? y एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू -2, यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर x की जगह y करेंगे तो आपको नहीं लगता है फंक्शन बन जाएगा? क्योंकि इनवर्स ऐसे ही तो निकालते हैं x y को इंटरचेंज करके, तो उसमें अगर x y इंटरचेंज फिर से कर देंगे तो अपन फंक्शन ही निकाल लेंगे। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है बराबर होता है। अपने को ये कैलकुलेट करने को बोला है, पर अपन ये कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये निकालना अपने लिए आसान होगा, क्योंकि उसमें अपने को जी जो है निकालने में दिक्कत आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स यार ध्यान से देखो तो एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2 इंक्रीजिंग दिखी क्या? 1 1 हो गई क्योंकि इनवर्स आ रहा है, और वाई इंटरसेप्ट 0,2 है ना। तो मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया दे देता हूँ कि एक्स क्यू प्लस 3x प्लस 2, अब कुछ ऐसा ग्राफ हो जाना है। ठीक है, और जिसमें ये 0,2 पर कट करके जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसमें अपन ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू -2, तो ये अपन ने ड्रॉ कर दिया y इक्वल टू -2। ठीक है, y इक्वल टू 6, यहाँ पर अपन कहीं जो है y इक्वल टू 6 ले लेते हैं विथ y एक्सिस। देखो मैं जो एरिया बाउंडेड है वो आपको बता देता हूँ। ये वाला एरिया निकालना, एक तो अपने को ये वाला एरिया और फिर ये वाला एरिया, कर्व y एक्सिस y इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 6 से बनने वाला एरिया ये है। इसकी कैलकुलेशन बहुत आसान है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। अगर मैं इस एरिया का एक्सप्रेशन लिखना चालू करूँ, है ना, तो भाई आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये जो कर्व है वो 6 कब हो रहा है ना। और कर्व की इक्वेशन बहुत क्लियर है, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। अगर इसको 6 के बराबर करोगे, 3 और 2 5 और 1 6, वो वैसे ही दिख जाता है कि वो x कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? 1,6। अगर इसको -2 के बराबर करोगे तो -1 पुट करके देखो, -1 है ना, -3 -4 प्लस 2, -2 आ गया ना। तो ये कोऑर्डिनेट जो है आएगा -1, -2। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यहाँ से लिखना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो आप ये सोचो मैं यहाँ से लिखना चालू कर रहा हूँ, -1,0 से मैं सबसे पहले जो है यहाँ तक आऊंगा, -1 से 0 तक, और अपर माइनस लोअर लगाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 से लेकर 0, अपर कर्व है ना एफ ऑफ एक्स विच इज एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2, अपर माइनस लोअर।
लोअर कर्व कितना है -2। ये तो हो गया अपना फर्स्ट वाला पोर्शन, प्लस जो सेकंड वाला पोर्शन है वो है 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, इसमें 6 अपर है माइनस लोअर कर्व हो गया x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। आई थिंक ये कैलकुलेशन अपन आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें अब इंटीग्रेशन करके लिमिट ही पुट करनी है, और इंटीग्रेशन कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्स क्यूब का x की पावर 4/4, 3x² 2x तो कर लेंगे आराम से, है ना। कैलकुलेशन करें, लिमिट ध्यान से पुट करें, और एरिया अंडर कर्व में तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि यार कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक, थोड़ा स्लो पेस पर ही करें, क्योंकि गलती होने के चांसेस थोड़े रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं निकाल रहा हूँ, इसका आंसर आप आराम से निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वो एक कॉन्सेप्ट याद रखना, और इस तरह के 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, आपको याद कर देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, एंड दिस इज एरिया ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। ये क्वेश्चन हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x² plus 2x plus 1 and the tangent at 1,4 and y axis। आसान क्वेश्चन ही है तो, ठीक है। इसके ऊपर टेंजेंट लिखनी 1,4 पर, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन dy by dx निकाल लेते हैं। तो dy by dx जो है कितना आ गया 2x plus 2, और इसमें जो है अपन 1,4 पुट कर दें, तो स्लोप कितना आ गया 4। अगर अपन टेंजेंट की इक्वेशन लिखे हैं 1,4 पर, सो y minus 4 and 4 times x minus 1, and that turns out to be y is equal to 4x। so y is equal to 4x is your tangent। ठीक है भाई, अब कर्व बना देते हैं, टेंजेंट और डायग्राम बना के देख लेते हैं y के साथ एरिया क्या आ रहा है। तो ध्यान से देखा कर्व को, तो कर्व भी बढ़िया है, कर्व है x plus 1 का होल स्क्वायर। आई थिंक ठीक है, -1 इसका रिपीटेड रूट हो गया। अगर मेरे को डायग्राम में एरिया बताने को बोलेंगे तो भाई x plus 1 का होल स्क्वायर या x plus 1 का होल स्क्वायर, तो कुछ ऐसा बना दें अपन, और ये दिखा दे कि सर ये -1,0 है। ठीक है, अब ड्रॉ कर देते हैं y इक्वल टू 4x, है ना। तो आप ऐसे समझ लो कि y इक्वल टू 4x यहाँ कहीं टच कर रहा है इस जगह पर, है ना, और ये ऐसे आगे जा रहा है, और ये जो पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है ना वो है 1,4। ठीक है भाई, और विथ y एक्सिस एरिया निकालना है, तो मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ। यार एरिया है ये वाला, यहाँ से लेकर ये जो पूरा एरिया है विथ y एक्सिस टेंजेंट और कर्व, ये वाला एरिया आपको निकालना है। एक काम करते हैं, सारी इक्वेशन तो पता ही है, बस अपर माइनस लोअर लिखने की देर है अपने को। तो ये वाला पॉइंट हो गया 0,0, और अगर मैं यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ले लूँ तो ये 1,0। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन नोन है y इज इक्वल टू 4x, कर्व की इक्वेशन नोन है y इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अपन एरिया लिखते हैं, तो एरिया का एक्सप्रेशन आ जाएगा 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, अपर माइनस लोअर, अपर इस कर्व, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लोअर इज 4x, ये आ गया 4x, है ना, और ये dx, x स्क्वायर 2x और 1 माइनस 4x, x स्क्वायर माइनस 2x और 1, तो ये कितना आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना, उसका 0 से लेकर 1 इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा x माइनस 1 का क्यूब डिवाइड बाय 3। ठीक है, और इसमें अपने को लिमिट डालनी है 0 से लेकर 1, 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 0, 0 पुट किया तो -1/3, पर आगे माइनस आ रहा है, इसलिए एरिया जो है कितना हो जाएगा 1/3। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एरिया अंडर कर्व का हल्का सवाल, पर थोड़ा ध्यान से करना है, गलती ना हो जाए। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है a curve is such that the midpoint of the portion of the tangent intercepted between, एक काम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो अपन साथ साथ छोटा मोटा डायग्राम बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट, किसी कर्व पर टेंजेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐसा कोई कर्व बना दिया और इसके ऊपर जो है मैंने टेंजेंट भी लिख ली, है ना। ये हो गए अपना x एक्सिस, y एक्सिस, और जिस पॉइंट पर टेंजेंट लिखी है वो पॉइंट है x1, y1। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस, ताकि थोड़ा डायग्राम से और क्लैरिटी ज्यादा रहे अपने। midpoint of portion of tangent intercepted between the point where tangent is drawn, basically point of tangency, and the point where tangent meets the y axis, tangent y axis को जहां पर मीट करता है, ये वाला पॉइंट है ना। तो एक काम करते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेते हैं।
टेंजेंट की इक्वेशन लिखी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। टू गेट y इंटरसेप्ट सब्स्टिट्यूट x इज 0, तो x को अगर 0 पुट किया तो ये आ जाएगा y1 माइनस एम एक्स वन, ठीक है होगा। x को अगर 0 पुट किया तो y1 माइनस एम एक्स वन। तो इस पोर्शन की बात हो रही है, इतना सा जो पोर्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द पोर्शन, उसका जो मिड पॉइंट है इंटरसेप्टेड बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इन द पॉइंट वेयर टेंजेंट मीट्स y एक्सिस, इट लाइज ऑन y इक्वल टू x, उसका जो मिड पॉइंट है वो y इक्वल टू x पे लाई करता है। सो लेट्स फाइंड आउट द मिड पॉइंट, है ना। तो इस पॉइंट को अगर मैं a बोलता हूँ, इस पॉइंट को अगर b बोलता हूँ, और मैं लिखता हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो मिड पॉइंट ऑफ ए बी आ जाएगा 0 प्लस एक्स वन बाई टू, 0 प्लस एक्स वन बाई टू और y1 माइनस एम एक्स वन, ठीक है, प्लस y1 बाई टू, ये मिड पॉइंट आ गया। और ये जो है y इक्वल टू एक्स पे लाई करता है ना। सो इट लाइज ऑन y इक्वल टू एक्स, यानी कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट बराबर होना चाहिए। मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया, तो यहाँ से जो मेरे सामने इक्वेशन बन के आएगी वो आएगी x1 इज इक्वल टू y1 एंड y1 2y1, ठीक है, माइनस एम एक्स वन। अपन जनरलाइज कर लेते हैं इसको, x1 को x, y1 को y, m को dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2y माइनस x dy by dx, ठीक है। फटाफट इसको अरेंज कर लेते हैं। सो x dy by dx उस साइड लिया, माइनस 2y, है ना, इक्वल टू माइनस एक्स, दिख गया होगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सोच लो पहले आप। तो dy by dx माइनस 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस वन हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने को आई थिंक दिख गया होगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, लिख लेता हूँ मैं एक बार, माइनस 2 बाई एक्स, सो माइनस 2 log x और 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अपना सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन में जो है यहाँ लिख देता हूँ। सो y इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो 1 बाई एक्स स्क्वायर है। तो अपने पास जो आंसर है वो आ जाएगा y इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस सी, ठीक है। टू गेट कॉन्स्टेंट द कर्व पासेस थ्रू 1,0, ठीक है। इसमें जो है 1,0 पुट कर दिया, तो आई थिंक 1,0 अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो अपने को ये तो 0 दिख गया, ये 1 c प्लस 1, सी की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी, -1, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर उधर भेजा तो ये आएगा x, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर इज योर कर्व विच इज दिस, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सीधा सोल्व करने को नहीं दी है, कुछ लैंग्वेज पढ़ो, वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करो, फिर आप सोल्व करो। अब चाहे वो लीनियर बने, होमोजीनियस बने, वो देख लेना आप वहां पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि जमाना बहुत खराब है, डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्टाइसेस ऑफ अ वेरिएबल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जो वेरिएबल है, थीटा वेरी कर रहा है, इसलिए 3 4 5 cos 5 sin माइनस 5 cos, where थीटा बिलोंग्स टू आर लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर, है ना। एक काम करते हैं, मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ कि जैसे ये मान लो अपना एक वेरिएबल ट्राइंगल हो गया, है ना, और ये पॉइंट है 3,4, है ना, ये पॉइंट है 5 cos और 5 sin, ठीक है। और cos को c से, sin को s से, ये आ जाएगा 5 sin और माइनस 5 cos। इसका ऑर्थो सेंटर का लोकस, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करो कि ये जो तीनों पॉइंट है एब्सिस और ऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम 25 है। दिख गया क्या, 9 और 16 25 25 25, मतलब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होने के बाद 25, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होने के बाद 25। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों पॉइंट है ना, लाइज ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये तीनों पॉइंट एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, सेंटर इज 0 0, रेडियस इज 5। सो बेसिकली दैट सर्कल इज सर्कल, और मजाक मजाक में जो है अपने को सर्कम सेंटर मिल गया विच इज 0 0, ठीक बात है। अच्छा वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि यार एक सर्कल सोच ले अपन,
ऐसा, और उसका सेंटर जो है वो 0 0 है, और वही सरकम सेंटर ही हो गया अपने लिए। सरकम सेंटर आ गया, सेंट्रोइड निकाल ही लेंगे और एच जीओ लगा देते हैं ताकि अपन ऑर्थो सेंटर निकाल पाए। तो अपन ने क्या किया, ये लाइन खींच दी सीधा, एच जी और ओ कोलिनियर होते हैं तीनों, और 2:1 ये हो गया अपना सरकम सेंटर विच इज 0,0। ऑर्थो सेंटर का लोकस निकालना है, एच कोमा के बोल दो। सेंट्रोइड 3 5 कोस और 5 साइन, तो सेंट्रोइड है 3 + 5 कोस + 5 साइन बाई 3, ठीक है। 4 + 5 साइन -5 कोस डिवाइडेड बाई 3, ये अपना सेंट्रोइड। अब अपन 2:1 लगा देते हैं, तो 2 × 0 1 × h, तो h/3 इज इक्वल टू ये पूरा, इसमें बाई 3 है, 3 से 3 हटा दिया, तो h कितना आ रहा है 3 + 5 कोस + 5 साइन। 2 × 0 1 × k/3 है ना, तो k/3 और इधर से 3 हटा दिया, तो k की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 + 5 साइन -5 कोस, ठीक है। अब देखो ऐसा है कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, मैं साइन और कोस में चल रहा है ना, और लोकस वाली प्रॉब्लम में sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 होता है, वो मेरे को यूज करना है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, sin थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, cos थीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, और स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा ताकि थीटा खत्म हो जाए। दोनों को अपन ने ऐड किया, तो h + k, इधर तो 3 और 4 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 7, और 10 cos हो गया, ये आ गया अपने पास 10 cos थीटा, ठीक है। दोनों को माइनस कर दिया, सो h - k 3 - 4 कितना हो गया -1, और दोनों को माइनस किया तो इस बार आ जाएगा, एक मिनट यार, दोनों को ऐड किया ना तो कोस नहीं आएगा, सॉरी, दोनों को जब अपन ऐड कर रहे हैं तो साइन आएगा, और जब माइनस करेंगे तब कोस आएगा, ठीक है। चलिए, तो हाँ देखो वापस ऐड किया तो 3 और 4 7, कोस कट गया और साइन है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 साइन थीटा, और जब माइनस किया h - k 3 - 4 -1 एंड 5 कोस एंड 5 कोस, ये कितना आ जाएगा 10 कोस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 करना है, सम उनका है ना, सो h + k - 7 इधर किया, ये 10 साइन की वैल्यू होगी, सीधा स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा h - k + 1 इसका स्क्वायर, और ये तो 100 साइन स्क्वायर और 100 कोस स्क्वायर, 100 आ गया ना, तो ये अपना आंसर है। अब अपन h की जगह x और k की जगह y कर लेंगे, तो आई थिंक आंसर दिख रहा है x + y - 7 ये रहा, और x - y + 1, हाँ ये गड़बड़ हो गया, तो कौन सा आएगा x + y - 7 और x - y + 1, तो अपना जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक बार देख लो आप वापस, माइनस किया था इसलिए -1 आ रहा है, और इधर लेके गए तो +1 हो गया, तो ये आएगा x - y + 1 और x + y - 7 = 100, ठीक है भाई, है ना। तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ये, बेसिकली सर्कल का भी यूज आई गया, HGO 2:1 हो गया, सर्कल का क्वेश्चन है, वैसे स्ट्रेट लाइन में ये पढ़ाते, पर ये फंडे तो सर्कल के हैं, साइन थीटा कोस थीटा वाले तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन थोड़ी अच्छी नहीं दे रखी, बनानी पड़ेगी, है ना। तो ऐसी जब इक्वेशन आती है तो आपको थोड़ा विचार आना चाहिए कि यार ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस इज इक्वल टू ई टाइम्स पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, जैसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मैं उसको बनाऊंगा ऐसा ना, तो यहाँ से क्या किया 10 कॉमन लिया, कोफिशिएंट 1 करना है, यहाँ से 10 कॉमन लिया, कोफिशिएंट 1 करना है, तो 100 बार आ गया, और अब ये इक्वेशन जो है क्या लिखी हुई है, x - 10 बार लिया ना, तो हाफ का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा y - 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपन एक काम करते हैं, दोनों तरफ रूट भी लगा ही देते हैं, है ना। तो बेसिकली आपने यहाँ से 10 आउट लिया था ना, 100 बार आया था, पर रूट लगा दिया तो बार अब 10 ही है, ठीक है। अच्छा, इसको भी क्या किया, यहाँ से ना 3x + 4y - 7, तो आप यूँ सोचो कि 3x + 4y - 7 डिवाइड बाई 5, है ना। और एक काम करें,
रूट एक साथ नहीं लगाते, कंफ्यूजन होगा, एक एक काम ही एक बार में करते। तो अपन ने क्या किया अभी कि बस उधर से जो है वो 10 कॉमन लिया था, और आप यूँ सोचो कि अभी वो 100 जो है बाहर लिखा हुआ है, ऐसा। यहाँ पे हो गया 3x प्लस 4y माइनस 7, ये इसका होल स्क्वायर एज इट इज। और इसमें क्या किया, 5 का स्क्वायर है ना, आप 25 सोच लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 9। ये 25 इसलिए बता कि वो इनका कोफिशिएंट वो 5 आ जाएगा ना, इधर वो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस अपने को दिख जाएगी, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, इसको ऐसा दिखा दिया कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये जो बात है इसको यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये है 3x प्लस 4y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 5। रूट ले लिया तो यहाँ पर रूट आ गया, और यहाँ पर जो है मोड, समझ गया, 5 यहाँ पे दिख गया, इज इक्वल टू, अब ये 100 और 25 कितना हो गया, 4 आ गया ना, 9/4, 9/4 का आ गया 3/2। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। आई थिंक इसी लाइन से अपना कॉनिक सेक्शन भी स्टार्ट होता है ना, कि सर ये पॉइंट टू पॉइंट डिवाइड बाय पॉइंट टू लाइन, द रेशियो इज कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट इज नोन एज इसेंट्रिसिटी, एंड इसेंट्रिसिटी इन दिस केस इज 3/2 व्हिच इज फाइन। हाइपरबोला के लिए 1 से बड़ा होता है, सब बढ़िया चल रहा है। बट जब आप ऐसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना, मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भाई ये ऊपर जो है 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जैसा है, और डिवाइड बाय ये है उस एक वेरिएबल पॉइंट का एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो, दैट इज e। नाउ दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस, नाउ दैट फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बिना कॉनिक स्टार्ट ही नहीं होता है। तो क्लियरली समझ में आ गया अपने को कि अगर मैं हाइपरबोला के फोकस की बात करूं तो फोकस है 1/2, 1/5, ठीक है भाई, है ना। और अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है, यहां से नीचे वाली लाइन देख तो वो है 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगर मैं इसेंट्रिसिटी की बात करूं तो वो है 3/2। तीन बातें इन्होंने, अब तो अपन क्वेश्चन कर ही लेंगे। पूछा क्या है, लेटेस्ट रेक्टम। आप है ना थोड़ा सा स्टैंडर्ड डायग्राम याद कर लो कि यार हाइपरबोला का जो डायग्राम होता है ना, स्टैंडर्ड डायग्राम है ना, स्टैंडर्ड, ये इसका डायग्राम नहीं है जो क्वेश्चन में दे रखा है। उसमें अगर मैं लेटेस्ट रेक्टम की बात करूं तो लेटेस्ट रेक्टम ऐसा आएगा, है ना, और ये फोकस से पास होगा। अच्छा एक चीज और, कि जो डायरेक्ट्रिक्स होगी उसके पैरेलली होगा। ये कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर लेते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम फोकस से पास होता है और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है। तो फोकस से पास होगा तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस 1/5 x माइनस हाफ, और डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल इसका स्लोप कितना है, दिख गया क्या, -3/4, तो वही इसका भी स्लोप आ जाएगा। आई थिंक ऐसा कहीं दिख रहा है क्या, y माइनस 1/5, y माइनस 1/5 ये रहा, -3/4 x माइनस हाफ ये रहा। ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, है ना, ठीक है। तो बस ध्यान रखें कि छोटे छोटे फंडे, जब कर्व थोड़ा सा उठपटांग सा आता है, फंडामेंटल डेफिनेशन पे चले जाओ, और कुछ भी बातें मैनिपुलेट करनी है तो जो अपना स्टैंडर्ड डायग्राम होता है उससे कुछ सीखो, उससे कुछ कॉन्सेप्ट बनाओ और उसको वहां पे अप्लाई कर दो, है ना, ठीक है। चलिए जी, ऐसा घबराना नहीं है कि ऐसी इक्वेशन तो हमारे पढ़ी नहीं हमने, तो वैसा नहीं है ना, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जैसी नहीं है, पर क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट, if x cos alpha plus y sin alpha equal to p, a variable code of this hyperbola, subtend right angle at the center of hyperbola. If I talk about center of hyperbola, it is 0,0। तो ये जो लाइन है, जो कोड है, इस हाइपरबोला को दो जगह कट कर रही है, और उन दोनों पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो वो 90 डिग्री बन रहा है। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है होमोजेनाइजेशन का, ठीक है ना, है ना। सिंपली आपको डायग्राम में समझा देता हूँ कि देखो, जैसे ऐसा है कि भाई ये अपना कोई भी एक हाइपरबोला हो गया, है ना, इसका अपन ने कोई भी एक ये कोड ले लिया लेट्स से, है ना, और मैं इस कोड की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है, मतलब वैसे मत देखना है कैसे ही, आप यूँ सोचो कि अगर इनको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूँ ऐसे,
तो जो ये वाला एंगल है ना, ये इसकी बात कर रहा है, ये 90। तो ये होमोजेनाइजेशन ही तो है कि ये ओरिजिन मान लें, ये ए और बी पर कट कर रहा है, तो अपन ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन के बारे में सोचेंगे, और अगर वो आपस में परपेंडिकुलर है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 कर लेंगे, जो अपन करते आए हैं होमोजेनाइजेशन में। ठीक है भाई, है ना। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, होमोजेनाइज कर लिया मैंने इसको। तो यार ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर इक्वल टू डिग्री 2 यहाँ पर 1 है, उसकी हेल्प से होमोजेनाइज करो। तो यार ये आ जाएगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा डिवाइडेड बाय पी का होल स्क्वायर। जैसे ही होमोजेनाइज करते हैं आपको पता होगा कि ये जो है ओ ए और ओ बी की कंबाइंड इक्वेशन प्रोवाइड करता है। नाउ ओ ए एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होना चाहिए, 0। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, ये अपन जो है कितना कर दें, 0। ठीक है, शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से कितना आया, 1/a स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ से दिख रहा है क्या, कोस स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, सो माइनस करके कोस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट -1/2a स्क्वायर, वाई स्क्वायर कोफिशिएंट साइन स्क्वायर बाई पी स्क्वायर दिख गया, सो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, दैट कम्स आउट टू बी 0, राइट। ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर उधर उछाल के 1 कर दो, और पी स्क्वायर है ना, तो 1/a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2a स्क्वायर इन दोनों का, तो मतलब 1 माइनस हाफ हाफ हो गया। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर उधर भेजा तो ये आ जाएगा 1/p स्क्वायर। यहाँ से p की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2a, आप जो है √2a ही लेना, नेगेटिव वाला पार्ट मत लेना भी, है ना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, कहाँ है वो चीज़, हाँ वो ये कि ये जो लाइन की फॉर्म है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, अब ये लाइन का नॉर्मल फॉर्म है, अगर आपको पता हो तो। ये भी समझा देता हूँ मैं कि जैसे ऐसा नहीं होता है कि ये कोई लाइन है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, उस परपेंडिकुलर का जो एंगल है विथ फ्रॉम ओरिजिन, है ना, स्लोप वाला एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है वो अल्फा है, और उसका जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी है, तो पी पॉजिटिव है ना, तो वो नेगेटिव वाला नहीं ले रहा है। वैसे ए के बारे में कुछ दे नहीं रखा है ना, ठीक है। सच इज अ फिक्स सर्कल उस रेडियस इज, तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि ए पॉजिटिव है, क्योंकि रेडियस है तो ए पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। ठीक है, डन। ठीक है भाई, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, √2 है। इस p की वैल्यू जो है वो कितनी है, √2a, जो फिक्स है क्योंकि a हाइपरबोला में दे रखा है। तो x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू जो लिखा है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, और इट इज √2a। तो इस लाइन का नो मैटर व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमेशा √2a रहेगा। ये लाइन ओरिजिन से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर रहेगी, वो है √2a, है ना। तो भाई समझ सकते हैं क्या, ये जो लाइन है, जो कोड है, वो एक सर्कल को टच कर रही होगी जिसका सेंटर 0 0 पे मान लें, और उसकी रेडियस जो है कितनी आ जाएगी, √2a। सोच के देखिए, क्योंकि इस लाइन की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन √2a है, तो आप ओरिजिन पे सेंटर मान के सर्कल खींच लो, ये लाइन उसके ऊपर टेंजेंट हो जाएगी, तो टच कर जाएगी उस सर्कल को। अच्छा सवाल है, स्ट्रेट लाइन का बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया, होमोजेनाइजेशन आ ही गया, हाइपरबोला तो कोई काम आया नहीं, पर ठीक है इक्वेशन दे रखा है ना। चलिए जी आगे बढ़ते, नेक्स्ट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हाइपरबोला, सॉरी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला, द प्रोडक्ट ऑफ whose slopes is c square lies on the curve। देखो ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये थोड़ा जनरल सवाल है, ऐसा मत सोचना कि ये सवाल हाइपरबोला का था, यहाँ पे इलिप्स भी दे सकते हैं, है ना, समझ रहे हो। तो वो तो कर्व बदल के सिमिलर क्वेश्चन आ ही सकता है, जैसे ये क्वेश्चन भी आप इलिप्स में पूछ ही सकते हैं, तो वो इलिप्स वाला क्वेश्चन भी अपना कवर हो रहा है, और अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पैराबोला भी कवर हो रहा है, क्योंकि तीनों में सेम क्वेश्चन होता ही है ना। चलिए जी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द हाइपरबोला, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज c स्क्वायर। तो अपन एक काम करते हैं, इसके ऊपर कोई भी टेंजेंट लिखी अपन ने, इसके ऊपर टेंजेंट आपको याद है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में mx प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, याद आया क्या, है ना। अब दो टेंजेंट की इक्वेशन दिख जाती है, m में क्वाड्रेटिक है इसलिए,
तो अपन क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो यूँ समझो कि यहाँ किसी एक पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे होंगे और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तुम्हारा h, k है और दोनों की कंबाइंड इक्वेशन यही है। तो अपन ने क्या किया, इसको h, k से पास करवा दिया और m में अच्छे से क्वाड्रेटिक बना दी। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट h, k हियर। सो k माइनस mh का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा m स्क्वायर है ना, h स्क्वायर, तो कोफिशिएंट कलेक्ट कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आएगा h स्क्वायर यहाँ से, तो और इधर से आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ गया भाई। अब m वाली टर्म, सो माइनस 2kh इंटू m, कॉन्स्टेंट टर्म k स्क्वायर एंड b स्क्वायर, तो ये आएगा k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। बन गई m में क्वाड्रेटिक। लेट्स से कि चलो इसके दो रूट आ रहे हैं, एक रूट है m1, दूसरा रूट है m2 एंड प्रोडक्ट इज c स्क्वायर। सो m1 m2 इज इक्वल टू c स्क्वायर, 2kh डिवाइडेड बाय h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन है ना, ठीक है। यहाँ से आई थिंक अपन h को x कर दें और k को y कर दें, सो 2xy इज c स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये अपना आंसर है, ठीक है। अरे नहीं सॉरी, क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया ना भाई, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट लिखना था ना, मैंने सम लिख दिया, सॉरी, तो यहाँ पर भी गलती होगी फिर। चलिए सुधार लेते हैं, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, डन। तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। गलती हो गई यार है ना, सब देख लिया होगा तो फिर ठीक है, अपन ने प्रोडक्ट लिखना था, ठीक है भाई। चलिए, तो ऐसा क्वेश्चन इलिप्स में भी आता है, ऐसा क्वेश्चन हाइपरबोला में भी आता है, सर्कल में भी वो एक ही बात होगी, इलिप्स और वो फिर, ठीक है, जिसमें इसके जो रूट होते हैं उनका यूज करवा सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से, है ना, तो क्वाड्रेटिक में घुस जाओ फिर वहां से आप, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। straight line is drawn from the point 3 root 3 cos theta comma sin theta to the ellipse, the least value of the sum of intercept on coordinate axis। बहुत आसान सवाल है ना। ये जो है वो आई थिंक आपको दिख गया होगा, a cos b sin वाला पॉइंट है, तो पैरामेट्रिक पॉइंट है, तो टेंजेंट की बात हो रही तो पैरामेट्रिक में ही लिखेंगे, तो टेंजेंट क्या आ जाएगी, टेंजेंट आ जाएगी x cos थीटा बाई a y sin थीटा बाई b, है ना, इज इक्वल टू 1। ये है इस पॉइंट पर टेंजेंट, ये पैरामेट्रिक ही था। लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो आप सोच लो कि ये अपना एक्स और वाई एक्सिस है, ऐसे कोई टेंजेंट है, तो ये O है, ये A है, ये B है, तो OA प्लस OB का लीस्ट पूछ रहे हैं। नाउ हाउ टू गेट दिस पॉइंट, सब्स्टिट्यूट y as 0, सो दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी 3 रूट 3 बाई कोस थीटा कोमा 0। इसमें जो है x को 0 कर दो, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। अब जो है अपन OA प्लस OB निकालते हैं, तो OA तो कितना हो गया 3 रूट 3 है ना बाई कोस थीटा, और ये कितना हो गया 1 अपॉन साइन थीटा। इसका मिनिमम निकालना है, डिफरेंशिएट कर लेंगे यार, है ना, ठीक है। तो एक बार तो ठीक ठाक लिखा कि 3 रूट 3 सेक थीटा प्लस इसको लिख दिया कोसेक थीटा, थीटा ही निकालना है, इसको p बोल देता हूँ इस पूरे एक्सप्रेशन को, और अपन p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट और उसको 0 कर लेते हैं, सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट p को और 0, है ना। तो 3 रूट 3 यहाँ पर आ जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और माइनस कोसेक थीटा एंड कोट थीटा इक्वल टू 0। इसको इधर कर लिया, तो कोट इधर, साइन और कोस बाई साइन। वैसे देखो है ना, मैं एक बार डायरेक्ट तो नहीं लिखूंगा, ऐसे लिख देता हूँ कि 3 रूट 3 सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा कोट थीटा। ध्यान से देखना, 1 बाई कोट इधर, कोस इधर, कोस बाई साइन कोट, ये एक और कोट, ये एक और कोट, 3 बार कोट हो गया ना। सो कोट क्यूब थीटा जो है वो कितना आ रहा है 3 रूट 3,
ये √3 का स्क्वायर हो गया, √3 का क्यूब हो गया ना, तो √3 का क्यूब है तो थीटा कितना आ जाएगा π/6। समझ में आ गया, ये रहा π/6। तो आसानी से ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है और ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ रखा है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू एन इलिप्स एट 2 पॉइंट्स सम ऑफ हुज इसेंट्रिक एंगल इज कांस्टेंट। क्योंकि ये टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं और उसमें इसेंट्रिक एंगल आ रहा है, तो आपको इस टाइम पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं अल्फा और बीटा पर अगर टेंजेंट लिखते हैं, अल्फा पे टेंजेंट होती है x cos अल्फा बाई a, y sin अल्फा बाई b इक्वल टू 1। इसी तरीके से बीटा पे भी उनका इंटरसेक्शन, तो उनका जो इंटरसेक्शन है वो आपको याद होना चाहिए, a cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया है ना, और जो y कोऑर्डिनेट है वो होता है साइन के अंदर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है ना, डिवाइडेड बाय ये है cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 है ना। ये थोड़ा सा याद रखना है, अगर सर्कल है तो दोनों ए हो जाते हैं। अल्फा बीटा आर इसेंट्रिक एंगल्स, सो व्हाट इज गिवन, सम ऑफ इसेंट्रिक एंगल्स इज कांस्टेंट, सो अल्फा प्लस बीटा इज कांस्टेंट। तो अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी कांस्टेंट ही होगा, वो भी कांस्टेंट ही होगा है ना। ठीक है, और अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपको नहीं लगता ये h बाई के इज इक्वल टू a बाई बी। देखो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, ये तो कैंसिलेशन में आ गया, बट ये a बाई बी, ये तो इलिप्स के अपन जो भी होते हैं वो कांस्टेंट ही होंगे। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा कांस्टेंट है तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी कांस्टेंट में ही आएगा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी कांस्टेंट में ही आएगा। तो मैं इन सब का जो डिवीजन है ना, भले मैं एक बार लिख देता हूँ, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये जो कुछ लिखा हुआ है ये कांस्टेंट ही है पूरा का पूरा, इफेक्टिवली एक नया कांस्टेंट मैंने जनरेट कर दिया। तो अपने पास जो आंसर है वो है h, इसको कुछ यार k तो नहीं k1 बोल देते हैं ना, k पहले से इधर चल रहा है इसलिए, सो h इज k1 इंटू k। अपन तो वैसा कर लेते हैं x इज इक्वल टू k1y, स्ट्रेट लाइन जैसा दिख गया क्या, y इक्वल टू mx टाइप लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। सो पैराबोला आएगा नहीं, सर्कल आएगा नहीं, एलिप्स आएगा नहीं, स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है भाई, ओके है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज कोऑर्डिनेट का अपना ठीक ठाक रिवीजन हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू दिस इलिप्स एट द एंड ऑफ लेटस रेक्टा। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट पर टेंजेंट्स खींची है, तो इसके लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, तो 4 जगह वो टेंजेंट खींची। और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं तो क्लास के अंदर इसको बच्चों को याद रखने के लिए भी बोल देता हूँ कि भाई ये जैसे कोई इलिप्स हो गया तो यहाँ पर टेंजेंट, फिर इस लेटस रेक्टम पे टेंजेंट, फिर इस प्रकार से इस पे टेंजेंट है ना, ये यहाँ पे कट कर रहा है। और आप यूँ समझ लो कि ये टेंजेंट बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, तो ऐसा कुछ सोचते हैं ना, यहाँ पर टेंजेंट। तो ये जो डायग्राम बन रहा है ना, इस डायग्राम का नामकरण भले मैं ऐसा लिख देता हूँ A, B, C और D। इसका जो एरिया है वो याद रखना होता है। गिवन दैट जो एलिप्स है वो अगर x स्क्वायर बाई a स्क्वायर y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ये जो एरिया है इसका ABCD का, ये एक रोम्बस होता है। वैसे तो क्लास में पूरा डेरिवेशन करवाते हैं, 2a स्क्वायर बाई e होता है। a अपन समझते हैं इलिप्स वाला, a और e सेंट्रिसिटी इलिप्स की, बस ये सीधा अप्लाई कर लो यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9 डिवाइड बाई सेंट्रिसिटी। सेंट्रिसिटी कैसे निकाली जाए, सेंट्रिसिटी आ जाएगी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सो 1 माइनस बी स्क्वायर 5/9 है ना, तो ये आ जाएगा 4, यानी कि कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ पे डाल दे अपन 2/3, ठीक है, 2 से 2 गया, आंसर जो है कितना आ जाएगा 27 है ना। तो ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद हो तो बेहतर है, नहीं तो फिर आप चारों टेंजेंट लिख के उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के
सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ठीक है भाई, तो आज का लेक्चर ये समाप्त करते हैं। अगली बार जो है क्वेश्चन नंबर 21 से आगे अपन जो है कर रहे होंगे, थोड़ा कोऑर्डिनेट का पार्ट आएगा उसमें और फिर अपन अलजेब्रा और ट्रिको और वेक्टर 3D की तरफ चलेंगे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।